नमस्कार, मैं शिवम। आज हम लोग इंदिरा गांधी का 10 सबसे बड़ा अचीवमेंट देखेंगे, उपलब्धियां देखेंगे और ये देखेंगे कि इंदिरा गांधी हमारे इतिहास में कैसे देखी जाएंगी, कैसे हमारे इतिहास को बनाया है उन्होंने, भारत में क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या उन्होंने भारत को दिया। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला यदि हम लोग इंदिरा गांधी का अचीवमेंट हम लोग देखेंगे तो वो था बांग्लादेश को एक नया देश के रूप में दर्जा देना। जिस तरीके से बांग्लादेश हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का 1971 से पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के अंदर आता था बांग्लादेश, और बांग्लादेश पाकिस्तान का ही वहां पे कंट्रोल था। तो इंदिरा गांधी का पाकिस्तान से जिस तरीके से युद्ध करना 1971 में और फिर बांग्लादेश को एक नया देश का दर्जा देना, बांग्लादेश को पाकिस्तान से तोड़कर एक नया देश का दर्जा देना, इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये माना जाएगा। क्योंकि यदि बांग्लादेश को यदि अलग नहीं किया होता तो भारत आज तीनों तरफ से घिराया होता, क्योंकि इधर पाकिस्तान से घिरा होता, उधर नॉर्थ ईस्ट में हम लोग देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं तो चीन से, फिर हम लोग पूरा ईस्ट में देखते हैं तो हम लोग बांग्लादेश से। तो उसको तोड़ना था और तोड़कर एक नया देश का रूप में एक स्वतंत्र देश बनाना इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और वहां पे अमेरिका दिखता रह गया, क्योंकि भारत एक नया देश को एक नया देश बना दिया। भारत उस टाइम अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो पार्टनरशिप था, अमेरिका का सबसे बड़ा जो दोस्त था पाकिस्तान, अमेरिका कुछ किया नहीं, अमेरिका कुछ कर नहीं पाया, चीन कुछ कर नहीं पाया। और उसके साथ ही साथ हम लोग क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान से युद्ध करते हुए और फिर बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किए और बांग्लादेश को एक नया देश का दर्जा दिया। और आज बांग्लादेश देखते हैं कितना ज्यादा तरक्की किया हुआ है पाकिस्तान से। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट उनका माना जाएगा 1971 का वॉर पाकिस्तान से और फिर बांग्लादेश का एक नया देश के रूप में मान्यता प्राप्त करवाना। तो ये इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है सिक्किम को भारत में मिलाना। क्योंकि सिक्किम क्या देखते हैं, 1947 में भारत आजाद होता है तो सिक्किम का जो फॉरेन पॉलिसी था, सिक्किम का जो आर्मी था, फिर सिक्किम का जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट था वो भारत के अंदर आता था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन 1971 में हम लोग क्या देखते हैं, फिर इंदिरा गांधी के टाइम क्या देखते हैं कि सिक्किम को भारत का एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाता है और चीन आराम से स्वीकार कर लेता है। चीन का इसमें कुछ होता नहीं, चीन देखता ही रहेगा, क्योंकि चीन उस टाइम काफी ज्यादा डेवलप था, काफी ज्यादा डेवलप नहीं लेकिन डेवलपिंग ही था, भारत से काफी अच्छा पोजीशन में था। चीन कुछ बोला नहीं और भारत सिक्किम को अपने देश में मिला लिया। तो उनका दूसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट ये माना जाएगा इंदिरा गांधी का। तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि इंदिरा गांधी का माना जाएगा तो वो प्रिवी पर्स खत्म करना है। प्रिवी पर्स का मतलब होता है राजा महाराजा को देना, राजा महाराजा को एक मोटी रकम देना। ये इंग्लैंड मतलब ये ब्रिटिशर्स दिया करता था राजा को, उसका एक अपीसमेंट चलता था, मतलब किसी भी राज्य को जीत लेना और वहां पे राजा को फिर पेंशन देना, कुछ पैसा देना और फिर वहां पे अपना डोमिनेंस रखना। ये ब्रिटिशर्स का एक पॉलिसी था। तो वो पॉलिसी ब्रिटिशर्स का था, वो तो गुलाम भारत में था। लेकिन 1947 के बाद हम लोग क्या देखते हैं कि राजा हम लोग क्या देखते हैं, राजा को भारत अरबों की संख्या में, अरबों रुपए में लोगों को उसके ऊपर पेंशन देना, उसके ऊपर उसको सालाना सैलरी देना, उसके ऊपर काफी सारा राजा महाराजा की तरह उसको ट्रीट करना, उसको बहुत सारा सुविधा देना। तो वो चीज को प्रीव्यू पर्स के थ्रू खत्म करती है, मतलब प्रीव्यू पर्स को इंदिरा गांधी खत्म करती है और जो राजा महाराजा का जो राइट्स था वो सारी चीज को खत्म करती है। और फिर इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट हम लोग देखते हैं प्रीव्यू पर्स को खत्म करना। जो राजा महाराजा सब दिन अपने नाम का टाइटल लगाया करते थे वो खत्म किए इंदिरा गांधी। जो राजा महाराजा बेकाम का बेमतलब का पैसा लिया करते थे वो सब खत्म किए इंदिरा गांधी। तो वो चीज ब्रिटिश का दिया हुआ था, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी राजा को हड़प कर और उसको अपीज करता था, मतलब उसके अपीजमेंट के लिए देता था वो पैसा। लेकिन आजाद भारत में तो वो लोग इंस्ट्रूमेंट साइन कर चुका था वो लोग। तो अब तो आजाद भारत का वो स्वतंत्र राज्य था, तो भारत को देने का क्या जरूरत था। इसलिए इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा माना जाएगा अचीवमेंट में तो वो प्रीवी पर्स को खत्म करना और भारत के पैसा को सही जगह यूज करना। चौथा सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट माना जाएगा तो वो था नेशनलाइजेशन, बैंक नेशनलाइजेशन। इसलिए क्योंकि बैंक सब उस टाइम 1971 से पहले हम लोग क्या देखते हैं कि बैंक में बहुत बड़े बड़े लोग ही जाते थे और उनको लोन भी बड़े बड़े लोग को ही मिलता था, पैसा का डिपॉजिट भी बड़े बड़े लोग का ही होता था। मतलब कि वकील का, बड़े बड़े प्रोफेसर का, बड़े बड़े जो ऑफिसर है, जो लॉयर है, उनका जो मंत्री है, उन्हीं लोग का जाना होता था। और जब तक बैंक का नेशनलाइजेशन नहीं किया जाता तब तक भारत डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि बैंक मतलब पूंजी, और पूंजी का मतलब इन्वेस्टमेंट। तो जब तक लोन नहीं मिलेगा और जब तक डिपॉजिट नहीं होगा बैंक में तब तक डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। तो इंदिरा गांधी समझती थी इस चीज को और फिर इंदिरा गांधी नेशनल क्या बोलते हैं बैंक नेशनलाइजेशन करती है। फिर हम लोग देखते हैं वहां पे उस टाइम फ्यूल नेशनलाइजेशन करती है। फ्यूल नेशनलाइजेशन का मतलब है कि 1971 में जिस तरीके से वॉर हो रहा था तो उस टाइम जो बीपीसीएल है या फिर एचसीएल है, फिर ओआईसी है, जो मतलब ऑयल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, बीपीसीएल है, ये तेल देने से मना कर दिया था, ये आर्मी को फ्यूल देने से मना कर दिया था। तो इस बात को लेकर इंदिरा गांधी जो लोग का प्राइवेट था उन लोग को वो नेशनलाइज करती है, उनका शेयर अपना कंपनी खरीदती है, उनके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करके वो फिर उसको नेशनलाइज करती है। क्या बोलते हैं, फ्यूल नेशनलाइजेशन करती है वो, पेट्रोलियम नेशनलाइजेशन। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं हम लोग टेक्सटाइल
नेशनलाइजेशन करती है। फिर हम लोग आगे देखते हैं स्टील नेशनलाइजेशन करती है, कोयल नेशनलाइजेशन, मतलब कोयल में जो जिस तरीके से पहले प्राइवेट का बंदा था वहां पे, अब उसको भारत सरकार अपनी ओर लाती है और वहां पे बहुत सारा चीज में अब उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो स्टील का हो, कोयल का हो, टेक्सटाइल का हो, या फिर फ्यूल का हो, या फिर बैंक नेशनलाइजेशन हो, ये सारे नेशनलाइजेशन करती है। और यहाँ पे अब आम लोग, जो आम पब्लिक थे या फिर जो छोटे मोटे थे, सारे के यहाँ पे पहुंच होता है। तो पांचवा सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट ये था। फिर इनका ये था कि रशिया से एग्रीमेंट करना। जिस तरीके से पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था 1971 में, उस टाइम भारत उतना मजबूत नहीं था और हम लोग क्या देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका था और पाकिस्तान को, भारत को काफी डर था क्योंकि अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका काफी ज्यादा डेवलप्ड नेशन था उस टाइम, तो भारत को कुछ चाहिए था। तो भारत इंदिरा गांधी का उस टाइम सेक्रेटरी हुआ करते थे, उस टाइम पीएन धर हुआ करते थे। वो उस टाइम सेक्रेटरी, वो क्या बोलते हैं, रशिया से जाते हैं, फिर वहां से यूएसएसआर से बात करते हैं। यूएसएसआर मतलब 1991 में टूट गया। ये यूएसएसआर मतलब रशिया का बनाया हुआ वो देश जहां पे उसका एक सामरिक दृष्टि से चलता था, मतलब ग्रुप ऑफ नेशन जो रशिया अपने साथ लेकर चलता था, उसको यूएसएसआर कहते थे। तो रशिया में जाता है, फिर वहां पे बात होती है, उसके बाद फिर 25 साल का एक एग्रीमेंट होता है कि यदि भारत पे कोई हमला करेगा तो वो माना जाएगा कि रशिया के ऊपर हमला किया गया। और इसी कारण 25 साल का एग्रीमेंट ये दिखा दिया भारत को कि भारत के साथ भी रशिया है और भारत को कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि 1971 में वो युद्ध होता है और इसी युद्ध में अमेरिका अपना शिप बे ऑफ बंगाल में लाकर खड़ा करता है। तो भारत को काफी डर था, लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग क्या देखते हैं कि रशिया अपना शिप लाकर खड़ा करता है और फिर अमेरिका को वहां से हटना पड़ता है। तो ये इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट था। बाद के बुक में हम लोग ये देखते हैं कि अभी जो गुहा का जो बुक है उनमें ये दिखाया गया कि रशिया भारत को 25 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, ना कि भारत उनके यहाँ गया था एग्रीमेंट करने के लिए। ये भी हो सकता है क्योंकि रशिया को लगता होगा कि यदि अमेरिका भारत पे जीत हासिल कर लेता है, फिर अमेरिका भारत को अपनी ओर खींच लेता है, तो फिर हमारा जो नेशन है, जो एरिया है, यहाँ पे हो सकता है कि भारत उसके पल्ला में चल जाए, तो फिर यहाँ पे हमको काफी ज्यादा परेशानी बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ये भी माना जा सकता है कि रशिया ही आया होगा भारत के साथ एग्रीमेंट करने के लिए। जो भी हो, लेकिन एग्रीमेंट अच्छा था और भारत काफी साल तक मजबूत रहा इस एग्रीमेंट से। और हम लोग फिर देखते हैं 1973 के एग्रीमेंट से फिर 1999 में ही जाकर या फिर उसके बाद से आज तक भारत काफी मजबूत रहा है। अब उसके बीच में जो भी युद्ध हुआ है, भारत हमेशा जीत हुई है उसकी, और रशिया के साथ हमेशा टाई अच्छा रहा है। तो इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। फिर हम लोग आगे उनका अचीवमेंट देखते हैं, तो त्रिपुरा है, मेघालय और मणिपुर को भारत का एक अलग राज्य का दर्जा देना। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि उस टाइम त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम असम का पार्ट हुआ करता था, लेकिन इसके अंदर भी इंसर्जेंसी चल रही थी। ये एक अलग राज्य का मांग कर रहा था, कुछ तो अलग अपना देश का मांग कर रहा था। तो इसको शांत करने के लिए एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, फिर इनको एक अलग तरीके का राइट्स दिया गया। इनके अंदर भारतीय कानून उतना ज्यादा नहीं लागू होता है जिस तरीके से आज हम पूरे ऑल ओवर इंडिया में देखते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग देखते हैं कि SC/ST कास्ट के लोग का है, मतलब वहां पे काफी जनजाति लोग हैं, और जनजाति लोग पे हम जो कॉमन पीपल है उनका जो लॉ है वो लॉ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को असम से तोड़कर एक नया राज्य का दर्जा देना और वहां पे उसका एक अलग राइट्स देना, तो वो इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि इंदिरा गांधी का माना जाएगा तो वो है ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब में जिस तरीके से खालिस्तान का डिमांड था, जो पंजाब जिस तरीके से अलग एक अपना देश का मांग कर रहा था, खालिस्तान, उसको खत्म करना इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये भले भिंडरवाला वो कांग्रेस का बनाया हुआ ही था, भिंडरवाला को सपोर्ट करने वाला कांग्रेस था, लेकिन वही आगे जाकर फिर पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा इंसर्जेंसी करता है। और पाकिस्तान में जो जिस तरीके से हम लोग देखते हैं वहां पे जो उनका गुरुद्वारा है उनके ऊपर हमला करना, या फिर उनके वो गुरुद्वारा के अंदर तो बहुत सारा माना ये जाता है कि माना रियली में था, उनके अंदर टैंक था, उनके अंदर वेपन्स था, उनके अंदर लड़ने के लिए बहुत वेपन्स था, आर्म्स रखा हुआ। तो उसको खत्म करते हुए इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार करती है और फिर खालिस्तान का जो डिमांड था उसको तोड़ती है। ये चीज इंसर्जेंसी चल रहा होता है, लेकिन ये काफी साल बाद, 20 साल के आसपास बाद 1993 में जाकर ये बिपिन नरसिम्हा राव इस चीज को खत्म कर पाते हैं और फिर पाकिस्तान आज भारत का एक स्वतंत्र राज्य है और उनका हर डिमांड पूरा किया गया। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि जिस तरीके से खालिस्तान का डिमांड था उसको नकारना इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा ये। फिर इंदिरा गांधी का हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अचीवमेंट यदि माना जाएगा तो वो है स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा मतलब 1970 में एनपीटी का सिग्नेचर करने के लिए वेस्टर्न कंट्री बोल रहा था। एनपीटी का मतलब होता है कि कोई भी देश यदि इस देश के ऊपर यदि इस एनपीटी को सिग्नेचर कर देता है तो वो देश परमाणु मिसाइल नहीं बनाएगा। और भारत क्यों नहीं बनाएगा? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो हमारे दोनों पड़ोस है, पाकिस्तान है, दूसरा चीन है, तो भारत को तो बनाना ही पड़ता। और यदि भारत एनपीटी पे साइन कर दिया होता तो भारत परमाणु बम नहीं बनाता, परमाणु मिसाइल नहीं बनाता। लेकिन भारत वेस्टर्न कंट्री के ऊपर तमाचा मारते हुए और फिर भारत 1974 में स्माइलिंग बुद्धा मतलब पोखरण में परीक्षण करता है, परमाणु परीक्षण करता है और ये दिखा देता है वेस्टर्न कंट्री को कि भारत भी बहुत आगे निकल चुका है।
और फिर आगे हम लोग फिर देखते हैं तो कुछ कुछ हफ्ता बाद जाकर पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण करता है। वो माना ही जाता है कि उसका चाइना का सबसे बड़ा वहां पे हाथ है, चाइना उसको सपोर्ट करता था। तो इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी है कि वो परमाणु पोखरण ये करके दिखाई और ये बता दी वेस्टर्न कंट्री को कि भारत किसी से कम नहीं है और भारत अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए कहीं भी जा सकता है। तो इंदिरा गांधी का ये भी एक अचीवमेंट है। फिर इंदिरा गांधी के अचीवमेंट पे ये आता है कि 1968 में आर्यन कॉ, मतलब भारत का सबसे बड़ा जासूस में इनका सबसे बड़ा नाम आता है आर्यन कॉ, जो रॉ बनाते हैं। और रॉ 1962 का वॉर है, फिर 1965 का जो वॉर था, उस वॉर को देखने के लिए, उस वॉर को समझने के लिए इंदिरा गांधी रॉ बनवाती है 1968 में। रॉ का काम ये था कि दूसरे देश में जाकर ये पता करना कि भारत के लिए कौन कौन, मतलब कोई ऐसा लोग है, जो ऐसा संस्था है जो भारत को तोड़ना चाहता, भारत के अखंडता को, भारत की संप्रभुता को तोड़ना चाहता। तो इसको पता करने के लिए रॉ बनाया गया 1962 का वॉर को, और 1965 के वॉर को समझते हुए 1968 में रॉ बनाया गया था। रॉ आर्यन कॉ इनका हेड हुआ करते थे और इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो हम लोग ये देखते हैं कि इंदिरा गांधी का भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यदि ये पॉलिटिकल किस्सा आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।